बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ज्यादती हुई है, एक कुव्वत चाहती है कि इदारे टकराए, सियासी अफरा तफरी हो, सी पैक न हो। यहाँ पे इमरान खान ने खड़े होकर कहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ रहा, जजों को ललकारा था। अस्सलाम वालेकुम। सियासी सूरत हाल पर तो बात करेंगे ही, लेकिन दो खारजा पॉलिसी के मैदान में दो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर शायद हुकूमत वक्त की नज़र है नहीं है। एक तो काबुल के ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद जो बयानात की नौयत है और तलखी में जिस तेज़ रफ्तारी से इजाफा हो रहा है, लगता है कि कोई बड़ा सानहा किसी भी वक्त रूनुमा हो सकता है। या ऐसी तलखी या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जैसे चमन और तोरखम के ऊपर पहले हुई। और ये भी हो सकता है कि जो पाक अफ़गान सूरत हाल है वो अमेरिका अगर इसका हिस्सा बनता है, इस मसले का हिस्सा तो वो पहले ही है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा वाक़या पेश आया था कि वो सलाला के ऊपर हमला आवर हो गए थे। और ये ऐसी सूरत हाल अनहोनी नहीं है कि अभी जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, अभी की थोड़ी देर पहले एक काबुल से उन्होंने अपनी वजारत दाखिला के ज़राए को कोट करते हुए एक ख़बर जारी की है कि काबुल में जो हमला हुआ, उस ट्रक को जो बम था, जो एमुनिशन था, जो उसके अंदर बारूद था, वो मवाद ISI ने फराहम किया। ये तल्लो न्यूज़ है उनकी, उसने अभी वजारत दाखिला को कोट करके ख़बर जारी की। और ये पहला इल्ज़ाम नहीं है। उसके बाद वहाँ फ्यूनरल था, फ्यूनरल के ऊपर भी अटैक हुआ, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान बेस्ड तालिबान ने ये हमला किया। इसके दो हल तो हो सकते हैं। एक हल तो उसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने अफ़गान महाजरीन हैं, अफ़गानिस्तान उनको वापस ले जाए ताकि पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर किसी भी ऐसे अफ़गान महाजिर का होना, वो उसके ऊपर सवाल उठाने की गुंजाइश पैदा ना हो। लेकिन जब तक अफ़गान महाजरीन हैं, उनके पास काफ़ी गुंजाइश है उंगलियां उठाने की। पाकिस्तान में एक नो गो एरिया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी, जहाँ कहा जाता था हक्कानीज़ की बेस थी। हक्कानीज़ की अगर वो बेस नॉर्थ वज़ीरिस्तान थी, तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी के ऊपर जिस तरीके से ऑपरेशन किया, उसके बाद फ़ॉरेन विजिटर्स को वो जगह जाके दिखाई गई, उनको मुकम्मल तौर पर वहाँ से डिसलॉज कर दिया गया। अब अफ़गानिस्तान के अंदर वो लोग ताकत पकड़ रहे हैं, और ताकत पकड़ने का नतीजा ये है कि अफ़गान सरज़मीन के ऊपर तालिबान के हमलों में इजाफ़ा हो रहा है। अशरफ गनी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, वहाँ बम धमाके हो रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत है। लंदन में भी हुआ है, काबिल मज़म्मत है। जितनी सख्त तरीन अल्फाज में इन हमलों की मज़म्मत की जा सके वो कम है। इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज अगर मुमकिन हो तो करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग नज़र आता है कि ये सारा कुछ ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है। अफ़गानिस्तान से कुछ हो, ISI को कहें तुमने कराया था, पाकिस्तानी फ़ौज है, ये ऐसी पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा किया था। लेकिन हुकूमत एग्जेक्टिव फ़ॉरेन पॉलिसी का चैलेंज रिस्पॉन्स कैसे करना है बिल्कुल मालूम नहीं है। हम सऊदी अलायंस का हिस्सा बन गए हैं। सऊदी अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सेनेट पूछती है, मालूम नहीं है, आज तक जवाब नहीं दे पाए। 5 अरब कंट्रीज़ ने आज, सऊदी अरब, मिस्र है उसके अंदर यमन है, UAE है, इन्होंने मिल के कतर के ख़िलाफ़ उससे लातल्की का ऐलान कर दिया। उसे कहा है कि ये ईरान की पॉलिसीज़ को इस रीजन के अंदर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो वो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको सपोर्ट करता है, हौसी बागियों को सपोर्ट करता है। ना तुम्हारे शहरी यहाँ रहेंगे, 15 दिन के अंदर बाहर निकालो, ना तुम्हारे जहाज़ों को यहाँ उतरने देंगे। पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी मिलिट्री अलायंस की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। हम लाइन के इस तरफ खड़े हैं या लाइन के उस तरफ खड़े हैं, हमें इस बात का भी जवाब आज तक मालूम नहीं है। ये इतना बड़ा एक शिया सुन्नी फसाद जो है खड़ा होने जा रहा है, मुस्लिम दुनिया शिया और सुन्नी लाइंस के ऊपर डिवाइड होने जा रही है, उसका जवाब नहीं है। अफ़गानिस्तान से अगर कोई बड़ा चैलेंज हमारे सामने नज़र आता है, अफ़गानिस्तान साइड से एक दफ़ा हमारे बॉर्डर के ऊपर वो तोपखाना और टैंक लेकर पहुँच गए थे, हमने भी जवाबी कार्रवाई की, तो क्या इसका हल यही है खारजा पॉलिसी? फिर वो GHQ चलाएगा कि उधर से टैंक आएंगे, इधर से भी टैंक जाएंगे, हम कहेंगे चमन बॉर्डर बंद है, ट्रकों की लाइनें लग जाएंगी, ये जवाब होगा? या कुछ सलाला के ऊपर या किसी और इलाके के ऊपर आके अमरीकी मिसाइल दागेंगे तो फिर हम जवाब देंगे? एक अनहोनी सी, एक गैर मालूम तरीके से एक एब्सेंस है हुकूमत की जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है
और हमारे पास एक फोरम मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या उसके लेवल के ऊपर या खारजा अमूर के ऊपर एक बाकायदा पॉलिसी फार्मूलेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए जो बिल्कुल नापैद है। तो आज प्रोग्राम में हम इस पे स्टार्ट इससे करेंगे। फिर जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं या जो क्रिकेट के साथ हमारे साथ हुई, कल एक साहब ने मैसेज किया और ट्वीट किया, उसे उनका नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो एक पिछले दिनों क्रिकेट के ऊपर वो बड़ा जोक था। इमरान खान ने इंटरनेशनल प्लेयर्स को फटीचर करार दे दिया था, तो उन्होंने लिख के भेजा हुआ था फटीचर क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी को फटीचर क्रिकेट बोर्ड लिख के भेजा हुआ था। कल के दिन के लिए सबसे रेलेवेंट मैसेज वही था, वाकईतन फटीचर क्रिकेट बोर्ड है। उन लोगों को क्रिकेट का निज़ाम चलाने के लिए लगा दिया है जिनको क्रिकेट के अलावा बेमालूम नहीं है। पैसे कमाते हैं, कारोबार करते हैं, टीवी चैनल से पैसे कमाते हैं, हुकूमत से पैसे कमाते हैं, दूसरे चैनल को अपना घर किराए पे दे के उससे पैसे कमाते हैं। लंदन अमेरिका में जायदादें लगी हुई हैं, 8 बंदे टैक्स ऑफिशियल चेंज करा के रेगुलराइज करा लेते हैं, वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं। ना फिक्सिंग ख़त्म हो सकती है, ना क्रिकेट का टैलेंट आपको मिल सकता है जिस तरीके से बेड़ागर किया गया। तो ये टॉपिक्स हैं 2-3 जिनको डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो शुक्र है हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ, वज़ीर आज़म के तर्जमान, आपको खुशामदीद कहता हूँ। फवाद चौधरी PTI से नथिया गली से हमारे साथ हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। शहरी रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, आपको भी शहरी बीबी खुशामदीद कहता हूँ। और जनरल असद दुरानी फॉर्मर DG ISI वो हमारे साथ हैं। दुरानी साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। पहले आप ही से स्टार्ट कर लें, फिर शहरी बीबी से पूछते हैं। शहरी बीबी से स्टार्ट करते हैं। शहरी बीबी आप फरमाइएगा कि ये एक तकलीफ दे अमर आपको नज़र नहीं आता? पहले सिक्योरिटी वाला चैलेंज डिस्कस कर लें। अफ़गानिस्तान की जानिब एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो रही है और बड़ी सूरत हाल लगता है कि आपके हाथों से निकलती जा रही है। आपके पास कोई फॉरेन पॉलिसी टूल्स अवेलेबल नहीं है। फिर अल्टीमेटली वही होता है कि या आप सरहद बंद कर देते हैं या तोपखाना लेके आगे चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट की सूरत हाल है कि अरब वर्ल्ड पूरा डिवाइड हुआ खड़ा, हम कहाँ स्टैंड करते हैं कोई जवाब नहीं है हमारे पास। क्या ऐसे ही पाकिस्तान की पॉलिसी आगे चलेगी? देखिए, आपने मलिक साहब बहुत ही तफसील में हमारा अलमिया जो है वो तो बयान कर दिया और 2-3 ऑप्शन भी सामने रख दिए जो हम इस वक्त सामने हम अपना रद्द अमल जो दिखाते रहे। और रद्द अमल ही होता है, हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं होती। हमने अफ़गानिस्तान में जो किया, आप असद दुरानी से पूछ लें, शायद वो थोड़ा मेहरान बैंक में जो गवाही और शवाहिद दिए थे उसकी बात कर सकें, लेकिन ये एक तारीख़ का पहलू है जिससे हम कम से कम हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अगर किसी और से कहते हैं कि आपने क्या किया और हमने क्या किया, तो तारीख़ में पाकिस्तान ने, देखिए, बड़ा एक अजीब सा अलमिया है कि हमने एक तरफ बहुत ही कठिन वक्त में अफ़गानिस्तान के महाजरीन का साथ दिया, स्कूल, हस्पताल, दिल, शहर सब कुछ खोल डाले हमने, सब खुला था हमारे लिए और उनके लिए। और कराची तो ख़ास तौर से दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून शहर बन चुका है, वो इसी वजह से कि 80 की दहाई से जो माइग्रेशन शुरू हुई है, अब तो लोग यहाँ रच बस गए हैं और कुछ हमारे शहरों का कल्चर भी बदल गया है। तो ये और हम लोकल पश्तून ज़्यादातर हैं नहीं अब, मगर वो पाकिस्तान के शहरी बन चुके हैं। ये बातें नहीं कही जाती ज़्यादातर। दूसरी बात यह है कि देखिए, पॉलिसी के हवाले से आपके बारे में जो अब नॉर्दर्न अलायंस इंचार्ज जो भी रहा है या उसका हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का हो गया है काबुल में, वो आपके ख़िलाफ़ है, रिवायती तौर पे आपके ख़िलाफ़ रहे हैं और अब वो उनकी पॉलिसी मेकिंग में आवाज़ बहुत है। इंटरनेशनल बयानिए में उनकी आवाज़ उभर के आ रही है। वो हिंदुस्तान और अमेरिका की यक ज़बान वो शेप करते हैं नैरेटिव अमेरिका के लिए, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ बहुत जुड़े बसे हुए हैं। आप एक तरफ हो गए हैं कि आपकी तालिबान के साथ वाबस्तगी मुजाहिदीन के साथ रही है, गलत सही जो भी मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन आपको सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए अहम है कि ये एक्नॉलेज की जाए, इस बात का इतराफ़ किया जाए हमने गलतियाँ भी की हैं और बहुत एहसान भी किए हैं। और हमें ये इस वक्त अब हम कंफ्यूज खड़े हैं कि देखिए डुरैंड लाइन क्या चीज़ है। डुरैंड लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसे एक नॉलेज होना चाहिए। इसको एक मुस्तकिल
ये एक ऐसी लकीर नहीं बने जिसके ऊपर तजाद होता रहे। इस पर तजाद नहीं हो सकता। मॉडर्न नेशन स्टेट्स ये ना कहें कि जी ईजमेंट राइट्स हैं और ऐसा हुआ है। पार्टीशन होता है। जनरल असद दुरानी साहब से भी इस पे बात करते हैं। ऐसे ही बनती हैं। जनरल असद दुरानी साहब, काबुल से पाकिस्तान के खिलाफ तलखी बढ़ रही है और इल्जाम जो है शदीद होती जा रही है, और दूसरी तरफ वो अरब वर्ल्ड है जो शिया और सुन्नी लाइन्स के ऊपर डिवाइड हो गया। 5 मुल्कों ने कह दिया कतर से आज से हमारा ताल्लुक नहीं है। पहले तो काबुल वाले चैलेंज पे बात कर लें, फिर ये गल्फ वाला जो चैलेंज है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या इसका हल क्या है? हम बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन भी कर लिया है, और क्या चाहिए करना? क्योंकि मामला तो कुछ ऐसे लगते हैं कि कुछ और बड़ा कोई हादसा ना हो जाए। तो भाई कितने ऐसी सारी बातें हो रही हैं। तो ये है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने कुछ काम करना था वो तो कर चुके हुए हैं। अपनी एक पोजीशनिंग तो हो चुकी है, और उसमें मैं अपनी हुकूमतों को जरूर ये दाद दे सकता हूँ कि उन्होंने कम से कम वो बेसिक मिनिमम पोजीशन ले ली है जो ऐसे मौके पर होती है। आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे अपने नुक्ते की? मैं समझ नहीं पाया क्या पोजीशनिंग हुई है। 5-6 साल पहले से हमने ईरान के साथ शुरू कर दिया, जंडुला को खत्म किया, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, हिंदुस्तान के साथ भी कोशिश की, नहीं हो सके, सेंट्रल प्रोसेस में काम करना शुरू कर दिया। तो जो लोगों ने करना होता है वो तो कर चुके हैं। बाकी बैठकर जो उनसे है ना, हर एक दफा जब भी कोई धमाका हो तो उनको होता है कि शायद कुछ नहीं हुआ, अब क्या करें। कुछ नहीं, धमाके शमाके होते रहेंगे। और इस किस्म के जो वाकयात हैं काबुल की तरफ, उनको तो मैं इतना ज्यादा नहीं अभी आजकल ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो 15 साल से हमको मालूम है कि इसी कर्व पर जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई ज्यादा बहस करनी हो तो वो भी हो सकती है, क्योंकि इरादा भी नहीं है काबुल की रजीम का। उसको हुकूमत अफगानिस्तान कहना बहुत ज्यादती है। वो बेचारे अपना घर नहीं संभाल सकते, हुकूमत कहाँ से आ गए। ना उनका इरादा है वहां पर चेंज लाने का, ना उनका जो पैटर्न है अमेरिकन, उनको वहां पर अमन पसंदी चाहिए। अगर अमन पसंदी हो गई फिर उनका यहाँ पर अमल दखल खत्म हो जाएगा। वो तो निकल जाएंगे, वो निकलने की तैयारी नहीं कर रहे, ना निकलना चाह रहे हैं। निकालना जो होगा फिर, इसलिए मैं कहा कि जिन लोगों को बड़ी बात की, बड़ी पिक्चर की समझ थी कोऑपरेशन के बाद से कुछ न कुछ होता रहा। अभी अगर आपने दूसरी बार जिसके लिए आपने मुझे अलर्ट किया उस पर बात करनी है तो मैं कह देता हूँ। दुरानी साहब, लेकिन एक पहले जवाब दे दें कि एक सरहद इंडिया वाली हमारी हमेशा से गैर मुस्तहकम है, अफगानिस्तान के साथ भी एक तो इंडिया वाली सरहद हमारी हमेशा से गैर मुस्तहकम है, और अब अफगानिस्तान वाली सूरत हाल जो है वो लगता ये है कि ये अफगान सरहद भी ऐसी गैर मुस्तहकम ही रहेगी फॉर द टाइम्स टू कम। जी, देखिए, जिसको आप मुस्तहकम गैर मुस्तहकम कहते हैं ना, उसको बाज़ लोग जिनको ज्यादा इन चीजों के मुतालिक होता है, क्योंकि कई चीजें होती हैं, 20-25-30 साल 40 साल कोल्ड वॉर भी रही है, उसको कहा जा सकता है कि ये जिसको इंस्टेबिलिटी आप कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो चुकी हुई है। इंडिया के साथ तो हमारी है 20-25 साल से, सवाई इन चीजों के कि कभी फायरिंग हो गई, कभी कोई बंदा आ गया, कभी शोर बढ़ गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये वो है दी न्यू स्टेबिलिटी जिसको कहना चाहिए। आपका ख्याल है कि पैराडाइम चेंज हो गया, अब इसी को स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हम कहेंगे अफगान बॉर्डर के ऊपर भी? स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अफगान बॉर्डर पर अभी वो वाली तो स्टेब्लिश हुई भी नहीं ना। मैंने तो ईस्ट में कहा है। अरब वर्ल्ड के ऊपर आप क्या कहते हैं? 5 मुल्कों ने कह दिया कि कतर से हमारा लेना देना कोई नहीं है। हम तो जनरल राहिल शरीफ की क़यादत में वहाँ एक मुस्लिम आर्मी को लीड कर रहे हैं, मुस्लिम अलायंस को। अब हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इधर या उधर? इसलिए कि आप लोगों ने कभी मीडिया में कभी बैठ कर डट कर हालात वो क्या कहते हैं जो सब्सटेंस के साथ वाली बात है वो कंप्लीट की नहीं ना। राहिल शरीफ की जाने से तो क्या है, सिवाय इसके कि यहाँ पर शोर पड़ जाओगे। राहिल शरीफ एक ऐसे अलायंस को हेड करने गया जिसका वजूद ही नहीं है और ना होगा। वो कभी मिलिट्री अलायंस बन ही नहीं सकता। मिलिट्री अलायंसेस जो बनते हैं उनके मतलब मुझे काफी आइडिया है। 40 साल नेटो जैसे मुल्क लगे रहे, नहीं बन सका उनसे। एक था जो शायद ऑपरेशन भी हो सकता था, लेकिन ये कहना कि उन्होंने सब मसले हल कर लिए तो गलत है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। उसको आप फिलहाल अगर राहिल शरीफ वाले पॉइंट को रहने दें, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है कि उसको हम आप पाकिस्तान की सरकारी हैसियत समझ सकते हैं या इंडिविजुअल की तरफ से है। और जो फैसला जो उसने करना है अभी वो अपनी जाती हैसियत में करेगा या इस्लामाबाद से पूछ के करेगा, उसका मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये जो नया अलायंस और जो नई वहाँ पर बनी है सूरत, ये जरूर एक नई चीज है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि शायद कि अलायंस तो नहीं बनेगा, लेकिन एक उनके रिस्क और उनके जो स्टेक्स है
सऊदीज के वो तो हैं, वो जो पिछले 10-15 साल में जो उनको एक किस्म का पैनिक है जो कि वहाँ पर नजर आता है। पैनिक में सारा काम किया उन्होंने, यमन भी और ये भी, और नई लीडरशिप थी, इमेच्योर किस्म की लीडरशिप, समझ उनको है नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है। पुरानी डेजर्ट विजडम तक नहीं वो संभाल सके अपने से, क्योंकि मैंने उनकी डेजर्ट विजडम देखी है कि किस तरीके से वो लोग जिनको हम यहाँ पर आजकल जिसके मुतालिक परेशान होते हैं, वो कितने आराम से काम तरीके से 9 के बाद उसको संभाला करते थे अपने जरा हौसले से, अपनी खास स्पीड से। ये तो अभी इराक वॉर के बाद, ये 2003 के बाद ये लोग तो जैसे हैं जिसको कहा जा सकता है कि थोड़े से न सिर्फ पैनिक में है लेकिन दिमाग भी ठीक नहीं रहा है। ये यहाँ पर ये हो चुका हुआ है। और जहाँ तक कतर के साथ तल्लुक है, ये तो बड़ी पुरानी तारीख है। कतर के साथ, कतरियों के साथ इनका मसला रहा है, राइवलरी रही है, डिफरेंसेस ओपिनियन रहा है, आइडियोलॉजी का डिफरेंट है। कहने को दोनों भाभी स्टेट्स हैं लेकिन बड़ी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ किस्म के वो लोग हैं। और कतर का जो स्टेक है ईरान में वो तो हमारे से भी ज्यादा है। तो ये सब चीजें देखते हुए कई दफा ये सारे काम हो चुके हुए हैं। मैं अपना एक बता देता हूँ, जब 2000 आपकी आवाज़ जनरल असद दुरानी साहब, आपकी आवाज़ मैं सही तरीके से सुन नहीं पड़ता। आपकी मुझे लाइन यहाँ थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही है, काटनी पड़ेगी। असद दुरानी साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे। डॉक्टर मलिक साहब, पहले आप अफगान सिचुएशन के ऊपर देखें। 2-3 जावियों से इसको देखा जा सकता है जो अफगान सिचुएशन है। एक तो ग्लोबल फ्रेमवर्क है, एक हमारा रीजनल फ्रेमवर्क है और एक हमारा लोकल फ्रेमवर्क है। ग्लोबली हम तो अपने नुक्ता नज़र से ही शुरू होते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट को भी देख। ग्लोबली हमारे लिए तरक्की के लिए एक नई बड़ी वाज़ेह पॉलिसी जो है हमने बना रखी है। उस पॉलिसी के अंदर हम ये चाहते हैं कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका और तमाम ममालिक जो हैं वो खुल जाएं। लेकिन ये उसी वक्त सक्सेसफुल होगा अगर हम सेंट्रल एशिया और रूस तक अपनी तजारती पहुँच जो है उसको बढ़ा सकेंगे, अपनी इकनॉमिक कॉरिडोर को। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ईरान और अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रहें। और इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी है वो यही एक बैलेंस मेंटेन करने की पॉलिसी है। क्या कोशिशें की इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान में हमारे ताल्लुकात बिगड़े नहीं, या सऊदी अलायंस में हम गए हैं तो ईरान हमारे से बहुत दूर ना चले जाए? कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमारे आने से पहले भी मेरे ख्याल में दुरानी साहब ज़ेर लब शायद उनका जिक्र कर रहे थे। मसलन एक ज़माने के अंदर बड़ी कोशिश की गई पीपल्स पार्टी के ज़माने के अंदर, उस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत थी उसने ये कोशिश की कि जो दहशत गर्दी का रिवॉल्विंग डोर बना हुआ है इसको बंद कर दिया जाए। और अमेरिका को उन्होंने बड़े साफ़ अल्फाज में कहा कि हम जब यहाँ से ये शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ जाएंगे तो आप आगे से उस बॉर्डर को सील कर दें, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं तो आप निकल के दूसरी तरफ चमन के बॉर्डर से वो एक रिवॉल्विंग डोर बना हुआ है दहशत गर्दों का, इधर से पुश करते हैं वो वहाँ से अंदर आ जाते हैं, वहाँ से पुश करते हैं वो यहाँ से अंदर आ जाते हैं। उस वक्त शायद ये हिकमत अमली जो है ये समझ नहीं आई अमेरिका को, या वो नहीं समझना चाहते थे। मगर दोनों सूरतों के अंदर ने उस वक्त की पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उसको सपोर्ट नहीं किया, जिसके नतीजे के अंदर ये मैस अभी तक खुला हुआ है। वो अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हमारी पॉलिसी। जी वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमने क्या किया है अभी पिछले आपने देखा है कि आते ही ईरान से भी अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की गई। उनके सदर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। शुरू के 2-3 जो हमारे पहले जो उनकी जो यहाँ पर आना था वो बड़ा अच्छा साबित हुआ, बल्कि दूसरी मरतबा जब वो तशरीफ़ लाए हैं तो सिक्योरिटी पे बात नहीं हो रही थी, बल्कि पानी की तकसीम पे बात हो रही थी, तिजारत पे बात हो रही थी, ट्रेड पे बात हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ऊपर ये 30 सालों का एक बोझ हमने लादा हुआ है, जिसको दुरानी साहब पता नहीं उसके हक़ में थे या ख़िलाफ़ थे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो ठीक नहीं था। उसके नतीजे के अंदर जो बोझ हमारे ऊपर आ गया है, जो शक की फ़िज़ा पैदा हो गई है, उन्हें ये शक है कि हम उनके ख़िलाफ़ लोगों को होस्ट करते हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे। हमें ये यकीन है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशत गर्दी होती है वो सरहद पार होती है। हमें ये यकीन है कि वहाँ पे हिंदुस्तानी जो इन्फ्लुएंस है वो उनकी एजेंसीज़ जो हैं वो कार फरमा हैं। उन्हें ये शक है कि शायद हमारे, तो ये शक की फिजा जो है जब तक हमें ये, लेकिन इस ट्रस्ट डेफिसिट को हम ख़त्म भी तो नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब देखें कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैंने ये जो पहले हवाले दिए हैं, ईरान के सदर को यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा। अफ़गानिस्तान के कई दौरे किए गए और अभी भी वो चल रहा है हमारा उनसे। अफ़गानिस्तान से तो हम बहुत दूर हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हम फवाद चौधरी साहब अफ़गान इशू को पहले ले लें तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ के इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करती,
हम अपनी कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है कि हमने कैसे ये जो अपने रिलेशंस के दरमियान में जो तनाव आ गया है इसको गैप को ब्रिज कैसे करना है। ट्रस्ट डेफिसिट तो है, नज़र आ रहा है हमें। हम कहते हैं हमारे टीटीपी उधर बैठी हुई है इंडिया, वहाँ से हमारे यहाँ दहशतगर्दी करता है। डॉक्टर साहब ने दुरुस्त अल्फाज में इसको कहा। वो कहते हैं हकानी इधर बैठे हैं, तुम करवा रहे हो। तो इसका सोल्यूशन भी तो कोई होगा कि बजाय एक और कोई बॉर्डर इंसिडेंट हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं हम। ये नदीम साहब, जब अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान ने यही बात की थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इतना बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इतने पुराने रिश्ते हैं, बिल्कुल बॉर्डर सील करना शायद मामलात का हल नहीं होगा और इन मामलात को सलूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और जाहिर है कि आर्मी चीफ की भी यही ख्वाहिश थी और वो बात में आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में गए भी और बात भी हुई। लेकिन अभी मुझे बड़ी हैरत हुई जनरल असद दुरानी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। वो इतने बड़े पाकिस्तान के इदारे के सरबराह रहे हैं और उन्होंने कितनी इनसेंसिटिव बात की कि धमाके तो होते रहेंगे, ये नई स्टेबिलिटी है। जाहिर है, लेकिन एक साहब जो ISI के सरबराह के तौर के ऊपर लोगों में पैसे बांटते रहे हों कि इलेक्शन जितवाने के लिए, तो उनकी अपनी मोरालिटी शायद इससे बेहतर हो भी नहीं सकती जितनी इनसेंसिटिव उन्होंने स्टेटमेंट जारी फरमाई है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जितने लोग इन धमाकों में शहीद हुए हैं, इतने जंगों में शहीद नहीं हुए। इतने अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, इतने वहाँ पर भी इतने जंगों में शहीद नहीं हुए होंगे जितना कि यहाँ से ये जो मामला चल रहा है इस वक्त। अभी अफ़गानिस्तान में जो मामला हुआ है उसका इल्ज़ाम बलूचिस्तान के एक मदरसे के स्टूडेंट्स के ऊपर लगा है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और हमारा इस वक्त पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसे वज़ीर आज़म चला रहे हैं जिनकी अपनी कोई सियासी हैसियत बाकी नहीं रही है, उनकी अथॉरिटी बाकी नहीं रही है। फ़ौज में और जो सिविल गवर्नमेंट है उनके दरमियान सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर तो मुझे पता नहीं बात भी होती है या नहीं होती, क्योंकि हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान की हुकूमत का बिल्कुल रुख एक तरफ है, फ़ौज का रुख बिल्कुल एक तरफ है, बाकी इदारों का रुख एक तरफ है। सो एक कोहेरेंस तो मौजूद ही नहीं। आपने अभी देखा ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आपको ये भी यकीन नहीं है कि सिविल और मिलिट्री आपस में सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर बात भी कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मगर मैं आपको ये कह रहे हैं, मैं आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर अभी जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अभी रियाद कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ ले गए, तो यहाँ पर सरताज अजीज़ साहब ने बयान दिया है अभी सेनेट में और उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से जो सेक्रेटेरियन डिवाइड है उसमें इजाफा हुआ है और अब पाकिस्तान TORs मांग रहा है उनसे कि जी आपने अभी तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक नया चैलेंज ये है कि माशाल्लाह कतर में भी बहुत बड़ा बिजनेस है और सऊदी अरब में भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप देखते हैं कि जहां पर फैसले तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपने बिजनेस को देख के करते हैं, पाकिस्तान को देख के फैसले तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की वो 1-on-1 है। वो नवाज शरीफ और मोदी के ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ और बहरीन के हुक्मरानों के ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ और UAE, नवाज शरीफ और सऊदी अरब। कहीं पर भी पाकिस्तान सऊदी अरब, पाकिस्तान बहरीन, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात नहीं है। तो जो इंस्टीट्यूशनल लैकिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब की फॉरेन पॉलिसी में वो हमें हर रोज ही नजर आती है। और जो भी उनका विजन है, जो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं एक ब्रेक ले लूं से वापसी पे शहरी बीबी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस होना, आपकी फॉरेन पॉलिसी के बुनियाद के ऊपर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात होना, वो स्ट्रेंथन करता है रिलेशंस को। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के पर्सनल मैटर्स तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन स्टेट टू स्टेट पॉलिसी क्या है वो मिसिंग लिंक है, इंस्टीट्यूशनल है ही नहीं। ब्रेक ले लें, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहरी बीबी फवाद ने बहुत अहम नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, सिविलियन गवर्नमेंट और फ़ौज वाले मिल के इसके ऊपर बैठ के बात भी कर रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। फिर जो इल्ज़ामात की नोयत उन्होंने उठाई वो भी काफ़ी संजीदा है। आप क्या कहती हैं? देखिए, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मेंबर हूँ, जहाँ अभी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 15 को फिर दूसरी मीटिंग है या तीसरी मीटिंग है इसकी, जिसमें इन सब हजरात के लीडर्स भी होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि बहुत महदूद किस्म की इस वक्त नशिस्त होती है, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं, इतने मसले हैं फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से
कि बातें हो नहीं पाती, हम रैप अप कर नहीं पाते। अफगानिस्तान पर अभी हम आ रहे हैं, चमन से आए, फिर कलभूषण और सारी बात का लबे-लबाब। देखिए यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले कि यहाँ कहा गया कि ईरान से हमने ताल्लुक़ बेहतर किए। ईरान से आपने ताल्लुक़ बेहतर किए या आपने उसको इस नहज पे पहुँचा दिया कि वो अपने बॉर्डर अटैक्स पर और आपके साथ बॉर्डर की बंदिश पर पहली दफ़ा इस तरह बात करने लगे हैं। हमारे आपने पाइपलाइन बंद कर दी, PPP हुकूमत ने लगाई हुई थी। मैं खुद एज अमेरिकन एम्बेसडर टू अमेरिका वहाँ गई हूँ सदरदारी के साथ। ईरान के साथ उस वक्त ताल्लुकात बहुत बेहतर थे जिस पर आपने तबाही फेरी है। आप जो आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफ़गानिस्तान में कारज़ाई जैसे मुश्किल प्रेसिडेंट के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके रखे हुए थे, बॉर्डर पे मसले मसाइल हो रहे थे, लेकिन इस तरह की बात नहीं थी। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि ये कहना कि ये बॉर्डर सील हो सकता है, देखिए ये बड़ा 2500 किलोमीटर लगभग बॉर्डर है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में। सील तो कोई बॉर्डर मुझे नहीं पता हो सकता है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली बॉर्डर्स मैनेज होते हैं और ये होना पड़ेगा। अब तक ना यहाँ कौमी बयानियाँ यहाँ चलता रहा है कि ओहो ईज़मेंट राइट्स हैं, ये वो ईज़मेंट राइट्स तो पंजाब को भी फिर हो सकती हैं, सिंध को भी हो सकती हैं। पार्टीशन हुआ है, हर जगह बॉर्डर्स बनते हैं और आपको उनका एहतराम करना होता है। लेकिन शहरी बीबी यहाँ फवाद ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ स्टेट के या इंस्टीट्यूशंस के रिलेशंस ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज नहीं है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि नवाज शरीफ की मोदी से दोस्ती है या जिंदल से उनके फैमिली टर्म्स हैं बड़े पुराने, या उनकी हमाद बिन सानी से बड़ी दोस्ती है, लेकिन यहाँ स्टेट की पॉलिसीज कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ स्टेट की बात नहीं है, पूरा नेशन स्टेट की पॉलिसी होती है, खारजा दफ्तर होता है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, शराकतदारी क्रिएट की जाती है। आप हमें बता रहे हैं कि आप चले गए हैं एक कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान मुस्लिम, मुझे तो शर्म आई देख के कि एक मुस्लिम न्यूक्लियर मुल्क जो है, वाहिद आप एक अस्करी क़ुव्वत है पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में, और आपका एक रुतबा है, आप जो भी चाहे कह लें, आप शायद इस पे फ़ख्र करते हो आपकी जौहरी ताकत पे या नहीं, लेकिन आपका एक रुतबा है और आप उसको गंवा के आए हैं। आपने वहाँ फ्रंट लाइन स्टेट हैं, दहशतगर्दी में आपका जो किरदार रहा है, यू आर फाइटिंग द लार्जेस्ट इंडियन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और आपकी ये हैसियत मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहती, मैंने ट्विटर पे कुछ नहीं कहा बिकॉज आई वॉज रियली अशेम्ड कि जिस तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी में एक खला, एक वैक्यूम ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का है, मगर जो अफरा तफरी का आलम है, जो गुमगू की कैफियत रहती है, एक अजीब, मैंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे कि एक दफ्तर को दूसरे दफ्तर से बात करने की सकत नहीं है, किसी को पता नहीं कौन मीटिंग कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम्स पे आप जा रहे हैं बगैर तैयारी के। आपको खारजा दफ्तर को बताइए मुसद्दिक मलिक साहब जवाब दीजिए, बड़े अहम पॉइंट्स हैं, दोनों फवाद साहब ने भी उठाए और बीबी ने भी उठाए, शहरी बीबी ने भी। डॉक्टर मुसद्दिक, देखिए कुछ तो मैं इसमें समझता हूँ चीज़ें गैर संजीदा थी, ठीक है, सियासी तौर के ऊपर आप रोज़ ये उठाते हैं कि जी ज़ाती ताल्लुकात हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के चीन के प्रेसिडेंट शी के साथ मैंने तो वो भी नहीं कहा, वेयर इज योर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। पाकिस्तान के रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी जो हमारे दिफाई मुआहदे हुए हैं और जो एनर्जी के मुआहदे, ये तो मैं नहीं ऐसे बात कर सकूंगा, आप उनसे बात करवा लीजिए, कहिए आप करिए डॉक्टर मुसद्दिक। नहीं मैडम को कर लेने दीजिए, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिस पे वो कोई तबसरा करना चाहती हैं। जी मैडम आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए डॉक्टर मुसद्दिक। मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ देखिए ज़ाती और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेम आप सिर्फ उसी पे बात कर लें कि किधर है वो, कि इतना वैक्यूम छोड़ दिया है कि अब साफ नजर आ रहा है कि आपके सवाल का जवाब दे हम इस जिसमें उन्होंने ये बात की है। लॉयर भी हम तो इसी तरह फ्रांस और जर्मनी से अभी जो हमारे ओह गॉश आई कैंट डू दिस। डॉक्टर मुसद्दिक बात करने दीजिए, जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। गो अहेड। तीसरी दफ़ा कोशिश कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से। अच्छा जी, तो इसी तरह मैंने आप प्रेसिडेंट शी का जिक्र किया, मैंने प्रेसिडेंट पुतिन का जिक्र किया, चांसलर मर्कल जो हैं उनसे क्या ज़ाती ताल्लुकात हैं या फ्रांस के अंदर हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनका बता देना। मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इसी तरह ये जो बहरीन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आके हेल्थ के एरिया के अंदर, ये क्या कोई ज़ाती ताल्लुकात है? फैमिली ने भी किए हैं, हम जिसका पूछते हैं उसका बता दें। मैं बता तो रहा हूँ, आप तो जब यहाँ पे कोई सदर आए ईरान का
तो आप वहाँ पे भी यही बात करते हैं। अगर वज़ीर आज़म आए हिंदुस्तान का तो आप वहाँ पे भी यही बात करते हैं। यानी आपका नुक्ता नज़र ये है कि प्राइम मिनिस्टर के कुछ कारोबार हिंदुस्तान के अंदर हैं, कुछ कारोबार कतर के अंदर हैं, कुछ कारोबार सऊदीया के अंदर हैं, कुछ कारोबार इंग्लिस्तान के अंदर हैं, लेकिन रहते वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मज़हक़ा खेज़ बात है जिसको प्राइम मिनिस्टर का कारोबार कतर में भी है, सऊदी अरब में भी है, इंग्लिस्तान में भी है, और वो पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं। ये तो फैक्चुअल पोजीशन है ना, हिंदुस्तान का किसी ने नहीं। ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। उनके बच्चे अगर बाहर कारोबार करते हैं और दीगर यहाँ पे सियासी रहनुमाओं के ड्रॉप हुआ था वहाँ वो कारोबार सियासी, वो उस पर आप तो बहस करना चाहते हैं तो अभी उस पर भी बहस कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम बात ये कर रहे हैं कि बाकी तमाम लोगों के, सियासतदानों के बच्चे जो अमेरिका में रहते हैं, जो लंदन में रहते हैं और दुबई में रहते रहे हैं, उनके तो कोई कारोबार नहीं थे। वो बग़ैर कारोबार के वहाँ पे हवा में रहते रहे हैं और उनका जो जिस तरह से वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो तो कोई यहाँ पे खेतों के अंदर कोई हल चल रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नामी कोई चीज़ होती है, वो पढ़ी है हमने भी नहीं, आपने ये भी पढ़ा। आपको ये नहीं लगता कि कतर में कारोबार, जद्दा में कारोबार, हिंदुस्तान में कारोबार, हुकूमत पाकिस्तान में, यहाँ आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता? मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान में काम करते हैं तो आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट है। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान में नहीं काम करते और आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट है। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि वो काम ना करें। किसी का बच्चा जिसके कमाल है, छा गए आप बताएं, छा तो आप गए हैं, छाने वाली क्या बात है? इसमें आप बताइए क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? आप बताइए क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं है कॉन्फ्लिक्ट। यानी आपने आज ये कहा है कि मेरा बच्चा जो है उसके पास कोई हक नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत के साथ काम कर रहा हूँ, कि वो दुनिया में किसी भी जगह पे जाके अपना रोजगार कमा सके। अगर वो पाकिस्तान में काम करे तो आप मोतरज हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तफ्तीश कर रही है, इसी बात की तहकीक कर रही है, वो जायदाद बच्चों के 12-13 साल के बच्चों की नहीं थी प्राइम मिनिस्टर की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो और लोगों पे भी मुकदमे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी और लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं। इस वक्त आप जवाब नहीं देंगे। फौरन मैं क्या, आपका सवाल क्या है? आप जवाब ही नहीं सवाल क्या है? मैं जवाब पूछता हूँ इधर का, आप जवाब देते हैं। आप सवाल तो बताएं ना। सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जाती ताल्लुकात है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि पॉलिसी के ऊपर मैं आऊँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। मेरे ख्याल आप जितना जवाब दे दिया उतना ही काफी है, क्योंकि आप बस इसी बात पे फंसना चाहते हैं, यहीं पे फंसाना चाहते हैं। आप उस तरफ तो आना नहीं चाहते, आप जवाब देना नहीं चाहते। मैं तो जवाब देने के लिए हाजिर हूं। मैं जवाब पूछता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल रिलेशन नहीं है, आप कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कैसे नहीं, मर्कल से मिले। तो सुनिए फिर, तो जब ये हमारी इस वक्त पॉलिसी ये है कि हमने अब ये जो एक नई राहदारी बनाई है, ये हमारी खारजा पॉलिसी का महवर है। ये सीपैक काबुल के लिए पॉलिसी है हमारी। हाँ हाँ बिल्कुल है। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अभी निहाल हाशमी कह रहा था मुझे जेल में डाल रहे हैं, सीपैक के खिलाफ साजिश हो रही है। निहाल हाशमी ये अप्रोच है हमारी, हर चीज में हम सीपैक ले आते हैं। नहीं, आप अगर नहीं मेरी बात सुनना चाहते तो आप वैसे ही अवाम को कह दें कि इनकी बात सुननी नहीं, काटनी नहीं। आप जवाब देते, तो आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे तो मैं दूंगा। पहले मैं 3 दफा 4 दफा तो आपके सामने कह चुका हूँ कि तो मैं जब ये हमारा एक पॉलिसी है, हमारी खारजा पॉलिसी का महवर जो है वो इक्तिसादी तरक्की है। इस वक्त ये जो चीन के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर करके इन्वेस्टमेंट्स का एक राहदारी की शक्ल के अंदर उसको लेकर आए हैं, इसकी कामयाबी जो है वो इस बात के ऊपर एब्सोल्युटली मरकूज़ है कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान और ईरान से बेहतर हों, जो नहीं हो पा रहे। क्योंकि 30 साल से भी दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ली है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी और करने के लिए उसके ऊपर आप बताते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिसी ये कि हमने उनको 2 मरतबा बुलाया। हम जब तक उनके साथ हमारी ये शक व शुबा की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होगी, हम उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान से और ईरान से हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये राहदारी कामयाब होगी, क्योंकि वो ये वाहिद रास्ता है हमारा रूस तक और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का। हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक तरफ से ईरान, एक तरफ से वेस्टर्न वर्ल्ड और सेंट्रल एशिया के दरमियान के अंदर जो राहदारी है उसके अंदर इक्तिसादी तरक्की करें और जरिए रोजगार अपने बच्चों के लिए पैदा करें। और हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो सिर्फ इस बात पर मरकूज है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं। नहीं, दुआ किस लिए? हम कोशिश तो कर नहीं रहे ना, बता तो रहा हूँ। दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे डाल दे। चलिए दुआ के ऊपर आप फवाद चौधरी साहब की बारी है जी। फवाद चौधरी साहब, एक अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का तज़किरा आ गया है, पिछले 1-2 रोज़ से एक तस्वीर आई है हुसैन नवाज़ की, JIT के अंदर तफ्तीश हो रही है, तस्वीर बाहर आई है। जिसने भी निकाली है, अगर आप लोगों में से किसी ने निकाली है, अगर किसी फौजी भाई ने निकाली है तो अच्छा अक्लमंदी का काम नहीं। और इनसे ये भी पूछिए, और अगर हुकूमत ने निकाली है
तो फिर उनके मकासद कुछ और इनसे जरा ये इन्होंने क्या कहा, किसने निकाली है? रखता था, मैं सोचता था अपने रिपोर्टर्स को कहता था कि भाई JIT की पेशी हो रही है, कोई शरीफ फैमिली ने मनी ट्रेल दी होगी, उसकी कॉपी लेकर आओ, क्या सबूत दिए हैं, उसका जवाब लेकर आओ, वो सानी ने क्या रिपोर्ट दी है, वो चीज़ सामने नहीं आई। एक फ़ोटो दिखाती है हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, कहानी क्या है ये इसके पीछे? और ये भी इनसे पूछ लीजिए कि दुनिया TV पे इन्होंने क्या कहा है कि किसने वो निकाली है तस्वीर। बताइए जी, किसने निकाली? फवाद चौधरी साहब बताएंगे। अच्छा जी, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ नदीम साहब, ये एक पूरी साजिश हो रही है इस वक्त। आप देखें जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो हुकूमत में एक खलबली मच रही है। और बड़ी वाज़े तौर के ऊपर आपने देखें कि पहले एक अखबार में अंसार अब्बासी साहब की, जो आपके प्रोग्राम में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन भी की थी, कि किस तरह से एक ऐसी कॉल को जो जजेस कह चुके थे कि JIT हम बना रहे हैं, लेकिन उसको एक स्कैंडल की शक्ल देने की कोशिश की गई। और फिर न्यूज़ में तो आया, लेकिन उसके बाद चंद टेलीविजन प्रोग्राम्स जो बड़ा समझे जाते हैं, क्लोज हैं हुकूमत के, उन्होंने इसको कैसे लिया। फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसके ऊपर जो बयान दिया, तारक फजल चौधरी साहब ने जो बयान दिया, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब कल ये तस्वीर आई है, एक तरफ जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और एक तरफ JIT को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि ये जो 3 जज साहिबान हैं ये याद कर रहे होंगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को, और रियलाइज़ कर रहे होंगे कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहकीकात आसान नहीं होती, और हर कदम पर एक नया चैलेंज पैदा किया जाता है, हर कदम के ऊपर एक नई साजिश की जाती है। अब आप देखिए कि इसका एक्सेस किसके पास है। जो सिक्योरिटी के कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर एक SP साहब है इस्लामाबाद के पुलिस के जो इंचार्ज हैं। दूसरा जाहिर है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक्सेस है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्होंने जो फंड्स हैं वो उनके ट्रिपल किए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो आपके ख्याल में ये तस्वीर किसने लीक किया? फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये फोटो किसने लीक की है? या तो वफाकी, या तो चौधरी निसार साहब हैं जिनके मातहत है ये सिक्योरिटी, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसके मातहत है ये सिक्योरिटी। क्योंकि ये कहना कि JIT के मेंबरान इस तरह की तस्वीर लीक करेंगे वो तो बिल्कुल अकल के मुताबिक नहीं जाता। या वज़ारत दाखिला है तो या इंटेलिजेंस ब्यूरो है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद शहरी इसका जवाब पूछते हैं, क्योंकि ये मामला जो है इसको बड़ी स्पिन देने की कोशिश की जा रही है। स्पिन देने की ये कोशिश की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे को अंदर बिठाया हुआ है, इस कदर ज्यादती की जा रही है, कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, शहरी रहमान से पूछेंगे ब्रेक के बाद इसके ऊपर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुसैन नवाज की तस्वीर छापी, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, JIT में पेशी के लिए आए हैं। तस्वीर कैसे आई बाहर बताएंगी शहरी बीबी, कौन लीक करने वाला है? फवाद कहते हैं ये IB है या वजारत दाखिला चौधरी निसार की? देखिए मलिक साहब, लीक तो हर तरफ से हो रही है। ये एक लीकिंग गवर्नमेंट हो गई है और ऐसा लगता है कि हम JIT से JIT पे जा रहे हैं। ये असल मसला नहीं है किसने लीक किया है। एक तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट की हाथों से और JIT की, ये बल्कि अदालत के और आपके कवानीन के फेयर ट्रायल एक्ट के मुतरादिफ है, और एक और साइबर क्राइम, 2 आपके कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो जानी चाहिए थी। कोई मसला नहीं है, CCTV कैमरास लगे होंगे, टाइम स्टैम्प होता है। ये क्या मजाक चलाया हुआ है कि हमें नहीं पता किसने, पता करवाएं और बल्कि अदालत खुद एक्शन ले। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि ये शहजादे आके बैठ गए, अच्छा नहीं है। मैं नहीं समझती कि ये तस्वीर इस तरह ली जानी चाहिए थी, क्योंकि हम लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के साथ जो कह सकती हूँ, हाँ कम अज़ कम एक तो हमारे तो कायद का अदालती कत्ल हुआ, अभी भी शहीद को छोटी बड़ी अदालतों में कहाँ सारी दुनिया में, पाकिस्तान में जेलों में घर कठेड़े में खड़ा किया कि अपने बच्चे ले लेके वो फिरा करती थी। तस्वीरें मौजूद हैं, उन्होंने कभी मुंह से आह तक नहीं की ये तरीका कि मैं अदालत के सामने पेश नहीं होंगी। आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट मुल्क के रहे, उससे पहले उनको 11 साल जेलों में झूठे मुकदमे बनाए गए। उसके बाद आपके मुंतखब हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोसीजरल आपने कर दिया, नाअहल कर दिया वो। उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर अदालत के
कठेरे में बड़े एहतराम के साथ खड़े हुए और आते रहे। और तो ये हमने तो कभी कुछ नहीं कहा कि हमने कभी अटैक नहीं किया अदालत पर, वो भी हो चुका है आपके सामने। और दूसरी बात, अदालतों को की पेशरफ्त को बाहर 2 पोडियम्स लगा के मजाक नहीं बनाया। आप प्रोग्राम थोड़ा रहेगा, डॉक्टर साहब से भी जवाब ले लें। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में तस्वीर किसने लीक की ये फोटो? देखिए, ये जो वो प्रॉपर्टी है, दिस इज डायरेक्टली अंडर द जुडिशरी, डायरेक्टली अंडर द जुडिशरी। जो जुडिशरी ने ऑर्डर जारी किया था JIT बनाने का, उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए भी प्रोटोकॉल दिया था कि उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा। किसको दी गई थी सिक्योरिटी? जो बाहर की सिक्योरिटी है वो पुलिस और दीगर एजेंसीज के पास है, मगर उसके अंदर के तमाम जो मामलात हैं वो अदलिया के पास हैं। तो वो जज साहब खुद बंदूक लेके खड़े होते हैं? ये मुझे नहीं पता, उन्होंने ज़रूर किसी ना किसी को अपॉइंट किया होगा, लेकिन उसके ऊपर जो सुपरविजन है, डायरेक्ट सुपरविजन जो उस प्रॉपर्टी की है वो अदलिया के पास है। और उनको जिसने भी और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन भी जो है ये अदलिया खुद अपने पहली मरतबा डायरेक्टली खुद करवा रही है, तफ्तीश दाखिला करती है और इस्लामाबाद पुलिस करती है। देखिए, अगर ऐसी जो भी आप कह रहे हैं, तो मैं तो ये अदलिया को फौरी तौर पे ये चाहिए, क्योंकि अभी ये अगली रिपोर्ट जाएगी, ये बाहर निकल रहा है, हमारी भी इस्तदा यही है कि फौरी तौर के ऊपर इसको नोटिस लिया जाए, क्योंकि अगर ये बात लीक हो सकती है, ये अभी जब ये 15 दिन की रिपोर्ट जाएगी तो हम पेश होंगे उसके सामने। दरखास्त देंगे आप अदालत? हम ये इस बात का जरूर इजहार करेंगे कि ये भी और कुछ और भी मामला हैं जिनका इजहार करेंगे। लेकिन आपसे इस्तदा करता हूँ बाकायदा एज ए पाकिस्तानी सिटीजन की हैसियत से कि आप इसके ऊपर दरखास्त दीजिए जी, आपकी बात JIT की जो तहकीकात है उसकी वो फोटो किसने बाहर जारी? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा हमसे ज्यादा किसी को इस बात का अफसोस। फवाद चौधरी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। बस बात यह है जी कि ये जो JIT की प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इनको देखना पड़ेगा। हम तो पहले दिन कह रहे थे ओपन कर दें, PMLN नहीं मानी। अगर हमारे साथ जॉइंट खड़े हो जाते और कह देते जी ओपन कर दें, जैसे सेनेट हेयरिंग्स होती हैं तो ये मसले ही नहीं आते। अब रोज कह देते हैं कि ओपन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने तो ये अर्ज नहीं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इसको आप ओपन करें, टीवी पे कहा था इसको ओपन करें और हमारे साथ शेयर करें। आप लाइव कैमरा नहीं, देखिए इन्होंने दरखास्त की हुई है, सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहे करे। देखिए हमारी दरखास्त ये कि आइन और कानून के मुताबिक इसका तरीकाकार तय करें और आईनी और कानूनी तरीके से चलें। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। इसका स्टैंडर्ड जो भी होगा आने वाले वक्तों के लिए ये प्रेसिडेंट है कि इस मुल्क में तफ्तीश इसी तरीकाकार से होगी जैसे हो रही है। मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब, शहरी रहमान साहब, जनरल असद दुरानी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।